नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं गणित हिंदी माध्यम, मतलब हर बोर्ड के बच्चे के लिए ये सूटेबल है, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कहीं का भी बोर्ड हो, सभी के लिए ये सूटेबल है। ऐसे बच्चे जिनका हिंदी माध्यम है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जीरो लेवल से टीच टेक चैनल पर बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है, ये बात आप मेरे ख्याल से जानते ही होंगे। और ऐसा पढ़ाया जाता है कि अगर अभी 10th क्लास का वीडियो देख रहे हैं, 8th क्लास का भी बच्चा अगर उसको देखे उसको भी समझ में आ जाएगा। तो आप तो 10th क्लास में हो तो आपको तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमारा टारगेट है कि हर बच्चा 100 में से 100 स्कोर करे और साथ ही साथ में मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बने, ये हमारा टारगेट है। और इस टारगेट को आपको अचीव करना है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल शॉर्ट में बताया मैंने। मेरा नाम है, ये मेरी क्वालिफिकेशन यानी कि शिक्षा है, और ये एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। भैया 21 साल से मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ और 11 साल से ऑनलाइन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और इंडिया के लाखों बच्चे, हर कोने से बच्चे टीच टेक के माध्यम से पढ़ चुके हैं, 100 में से 100 मार्क्स ला चुके हैं, अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना चुके हैं, ठीक है, मैथ्स को। टीच टेक की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ पर बड़ा एक नॉमिनल रेट में आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। आप अगर चाहते हैं कि पूरा मेरे को एक बार में कोर्स मिल जाए, ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसके अंदर पूरे वीडियो सीरीज क्लास 6 से लेके 12th तक कंप्लीट वीडियो सीरीज, नोट्स, असाइनमेंट, सब कुछ जो 10th क्लास के बच्चे को चाहिए, 9th क्लास के बच्चे को चाहिए, 11th 12th के बच्चे को चाहिए, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप प्ले स्टोर पर जाके भी यहाँ से देख सकते हैं। अब बात आती है हमें जो चैप्टर पढ़ना है उस पर चलते हैं हम डायरेक्ट, कि भैया ये चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर बोलना क्या चाहता है और क्या हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है। देखिए, मैथ्स को जब तक आप दैनिक जीवन से नहीं जोड़ोगे तब तक मैथ्स में मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि रेखिक समीकरण, 2 चर वाले रेखिक समीकरण जो है उसका आपने कई बार दैनिक जीवन में भी उपयोग किया होगा, और नहीं किया होगा तो अब ये चैप्टर को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद में ये आपको आभास हो जाएगा कि अरे ये तो हमें दैनिक जीवन में भी इसकी ज़रूरत है ना। इसके बिना तो हमारा दैनिक जीवन में काम नहीं चल सकता। तो अपने सिलेबस में तो है, तो यहाँ पर तो हमें एक इंटरेस्ट बना के चलना है और इंटरेस्ट से पढ़ना है, तो क्योंकि अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, इम्पॉर्टेंट बात, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसकी ज़रूरत आपको 11th 12th क्लास में भी पड़ेगी। अब आप, कई बच्चे बोलते हैं कि सर 11th 12th क्लास में तो हमें मैथ्स से नहीं पढ़ना है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं और आ जाके मैथ्स ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि टीच टेक से पढ़ने के बाद में बिल्कुल जीरो लेवल से कवर किया जाता है और मैथ्स में मज़ा आने लगता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट और किसी सब्जेक्ट में है तो भी ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, 1 डे एग्जाम है ना, तो अपनी पढ़ाई के बाद में नौकरी के लिए जो एग्जाम होता है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ये मान के चल लीजिए आप। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी अगर बात करेंगे तो ये है क्या चीज़, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझना, आप यहाँ से अपना स्टार्ट हो चुका है चैप्टर, ठीक है। ये बोलना क्या चाह रहा, 2 का मतलब तो आपको मालूम है ही ना, 2 का मतलब 2 ही होता है। और चर वाली बात कर रहे हैं तो चर का मतलब चर ही होता है। भाई राशियाँ 2 प्रकार की होती है, या तो चर हो सकती है या अचर हो सकती है। जैसे मैं अभी इस चेयर पर बैठा था, इसकी कल भी बैठा था, परसों भी बैठा था, इसकी बनावट जैसी की वैसी है। मैं 2 महीने से देख रहा हूँ इसको, जैसी की वैसे। तो ये क्या अचर है, फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। और जिस चीज़ में बदलाव आता है वो चर है, ठीक है। मतलब ये टेबल जैसे कि वैसे ही है, मतलब कोई ऐसी राशि जिसमें कोई परिवर्तन ही न हो वो अचर है।
और जिसमें परिवर्तन हो उसको चर बोला जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, थोड़ा सा मैथमेटिकली बात करते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा कि x + 2 = 7। अरे कई बार आपने देखा कि भाई इसको अगर हल करेंगे तो 7 - 2 = 5 आ गया। अगर मैं इस समीकरण को बदल दूं तो x का मान और कुछ आ जाएगा कि नहीं? अरे x का मान मतलब कोई चर है, उसका मान तो बदलते रहता ना, तो वो क्या हो गया? चर हो गया। ठीक है ना। चलिए और एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले ही लेते, चर और अचर पर बेस्ड। जैसे मान लिया जाए टेम्परेचर, तापमान अभी 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, थोड़ी देर बाद 28 हो जाएगा, थोड़ी देर बाद 25 हो जाएगा, पता लगा शाम को 22 हो गया, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है, समय के साथ में जैसा जैसा समय बदल रहा वैसे वैसे इसका तापमान भी बदल रहा, और जब तापमान बदल रहा तो ये चर हो गया। तो ऐसे हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा, दो चरों वाली बात की है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो चर दिखेंगे भैया, और आपको मालूम है मैथमेटिक्स में दो चर जनरली किसको लिए जाते हैं? एक्स और वाई को, या यू वी को ले लो, या पी क्यू को ले लो, या एस टी को ले लो, कोई भी जो आपकी मर्जी है वो दो चर ले सकते हैं आप। चलो मैं अभी एक्स और वाई को ले लेता हूं, दो चर। अभी तक हमने पढ़ा दो चर, तो मैंने दो चर लिख दिया ना भाई, वाले रैखिक, क्या है? रैखिक। ये रैखिक क्या है भाई? रैखिक क्या है? रैखिक बना है रेखा से। कैसे बना है? रेखा से। लाइन, लाइन जिसको बोला जाता है, लाइन। और रेखा कब बनती है? ये वाला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके एमसीक्यू में पूछा जाता है। याद रखना, कभी भी मैथ्स में आपके पास कभी अगर समीकरण आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो चर रहते हैं ना, उसकी जब घातें एक एक होती है, चरों की घातें क्या होती है? एक होती है, तब हमेशा रैखिक समीकरण ही बनेगा। मतलब इसको अगर ग्राफ बनाएंगे, अभी ग्राफ भी बनाएंगे अपन, इसको ग्राफ पर अगर प्रदर्शित करेंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा। अरे दिमाग में फिक्स कर लो आप कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो कैसे रहेंगे? रैखिक रहेंगे। रैखिक का मतलब क्या होता है? किसी समीकरण में जो चर होते हैं, चर की घात एक हो। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो लिखी नहीं घात। जब भी किसी की घात एक होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है, ये यहाँ पर प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं ऐसा लिखूं, चाहे इसकी घात एक लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मान एक ही है। मतलब हमने एक बात फिक्स कर ली है कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें चर की घात एक रहेगी, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रैखिक समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं है। उसमें चर की घात कम ज्यादा कर देते हैं। दोनों चरों की घात एक एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की एक है, एक की तीन है, एक की दो है, एक की एक है, ऐसा नहीं, दोनों की घातें एक एक होना चाहिए। चलिए ठीक है। समीकरण, समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? समान, या बराबर भी बोल सकते, बराबर, है ना, या इक्वल, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इक्वल। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें बराबरी का साइन रहेगा, चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे, कहीं पर भी बराबरी का साइन रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका? कहने का मतलब ये हुआ, ये यहां पर मैं सी कोई अचर राशि लिख देता हूं अभी टेम्परेरी, ठीक है ना, अभी क्या चीज है ये बाद में बताएंगे। कहने का मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और एक राइट हैंड साइड रहेगा, राइट हैंड साइड, और बीच में बराबरी का चिन्ह रहेगा। आपको मालूम है ना कि समीकरण में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड रहता है। अब कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिलेगा ही मिलेगा। और युग्म की बात की है, युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ी। क्या होता है? जोड़ी, यानी कि पेयर बोला जाता है इसको इंग्लिश में, पेयर्स। मतलब जितनी भी बातें अभी तक की है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, युग्म, मतलब जो बातें की है अभी तक वो ऐसे हमें जोड़ी में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे?
जोड़ी में मिलेंगे, ऐसे जोड़ी में मिलेंगे, दो मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा आपको, दो मिलेंगे, एक पहला और एक दूसरा, ये जोड़ी बन गई ना। अब बड़ा सिंपल सा काम, बहुत ही सिंपल। यहां पर क्या लिखा है, एक्स, और यहां वाई लिखा है, राइट हैंड साइड में भी और कुछ लिखा है, सी लिखा हुआ है। एक्स के साथ में कोई भी अचर राशि आ सकती है, वाई के साथ में कोई भी अचर राशि आ सकती है, और राइट हैंड साइड में भी कोई अचर राशि आ सकती है। मतलब ए, बी और सी तीनों के जगह कोई वास्तविक संख्या आ सकती है। यहां पर भी ए, बी, बीच में प्लस या माइनस हो सकता है सी। कहने का मतलब एक्स के गुणांक जो रहेंगे ना वो वास्तविक संख्या रहेगी, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। वाई के जो गुणांक है धनात्मक ऋणात्मक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, या भिन्न के रूप में हो सकती है, या वर्गमूल के रूप में हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, और अरे कितना सिंपल काम है, एक्स के साथ में वास्तविक संख्या, वाई के साथ में वास्तविक संख्या, राइट हैंड साइड में वास्तविक संख्या, और एक्स और वाई की घात एक एक, उसी को तो रैखिक समीकरण बोला जाता है। आपके मन में एक ये विचार आ रहा होगा कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। क्या आपने बड़ी, जब चैप्टर स्टार्ट किया तब आप बोल रहे थे कि इसका बड़ा दैनिक जीवन में उपयोग है, तो मैं अभी उपयोग भी बताऊंगा आपको, और ऐसा उपयोग बताऊंगा कि आपने वास्तव में ऐसा उपयोग किया होगा। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे अभी हम। कुल मिला के जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जब भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें ऐसी कुछ दिखाई देगी। ठीक है ना, ऐसी कुछ दिखाई देगी, ऐसे दो समीकरण दिखाई देंगे। जैसे एक उदाहरण दे देता हूं मैं, 2x + 3y = 7 और 5x - 8y = 11। मुझे एक बात बताइए कि ये और ये एक जैसा है क्या? हाँ, एक जैसा है ना। देखिए ना कैसा एक जैसा है, बस इसी बात को तो ध्यान देना आपको। एक्स और वाई के गुणांक, जहां एक्स का गुणांक और वाई एक्स का गुणांक, ये क्या वास्तविक संख्या है क्या? हाँ है ना, वास्तविक संख्या। वाई के भी गुणांक वास्तविक संख्या है क्या? हाँ है। और राइट हैंड साइड में जो दाई ओर है वो भी वास्तविक संख्या है क्या? हाँ है। अच्छा, में काम नहीं चलेगा। दो चर है क्या? हाँ है ना, दो चर। दोनों की घातें एक एक है क्या? चरों की घातें? हाँ है। अभी अभी तो सर आपने बताया था कि चर जो होते हैं उसकी घात क्या होती है? हमेशा एक होती है, तभी रैखिक बोलते, नहीं तो नहीं बोलते। तो क्या ऐसा चैप्टर बन गया क्या? देखिए ना, दो चर, हाँ दो चर है ना भाई वाले, रैखिक है क्या? हाँ, चरों की घात एक एक है। समीकरण बाया पक्ष और दाया पक्ष है क्या? हाँ है। युग्म तो ऐसे दो है क्या? हाँ है। कितना सिंपल है, दो है ना भाई, एक और ये दो, तो ये रैखिक समीकरण युग्म बन गया। ये बनते कैसे है, यही तो टेंशन है, ये बनते कैसे है? तो उस बातों पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर एक शर्त पूछी जाती है कि कब दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, इसके लिए क्या आवश्यक है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। ये पहला समीकरण है तो इसको a1, b1 और c1 लिख देता हूं। ये दूसरा समीकरण है तो a2, b2 और c2 लिख देता हूं। जहां a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2, ये क्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं है। संख्याएं है, वास्तविक संख्या होना चाहिए। और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर से 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर = 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब a1 और b1 का मान दोनों एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए। a2 और b2 का मान एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए, एक हाथ शून्य हो सकता है, दोनों के दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैंने लिख दिया 3x + 5y = 11, ऐसा लिख दिया, ये दो चर है इसमें, हाँ है। इनकी घातें भी एक है, हाँ है, रैखिक है।
समीकरण भी है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, हाँ है, ठीक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, युग्म नहीं है लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अगर मान लिया जाए यहां पर भी जीरो हो जाता है और यहां पर भी जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। प्लस जीरो इज इक्वल टू 11, तो जीरो इज इक्वल टू 11, ये तो संतुष्ट ही नहीं कर रहा ना, ये तो असत्य हो गया। अरे समीकरण ही खत्म हो गया। तो फिर आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि क्या एक हाथ जीरो हो सकता है क्या? हाँ, एक हाथ जीरो हो सकता है। जैसे मान लिया जाए यहां पर a1 जीरो हो गया लेकिन b1 जीरो नहीं हुआ, तो फिर आप बोलोगे कि दो चर वाले कैसे हुए? एक समीकरण का ये गायब हुआ ना, एक से गायब हुआ, दूसरे में तो है दो चर, तो दोनों मिला के तो दो चर अभी भी है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि a1 और a2 दोनों एक साथ जीरो हो जाए, तो फिर एक चर वाला समीकरण बच जाएगा। आया समझ में? कुल मिला के ये वाली कंडीशन को आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। a1 का स्क्वायर और a2 b1 का स्क्वायर का सम यानी कि दोनों का योगफल शून्य नहीं होना चाहिए, ये बात याद रहे। और ये तभी होता है जब a1 और b1 दोनों एक साथ शून्य हो जाए, तो दोनों एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। एक्चुअल समीकरण है क्या चीज? समीकरण हमसे क्या बोलना चाह रहा? क्यों समीकरण क्या बोलना चाह रहा? तो मैं आपको बता दूं, समीकरण का मतलब है तराजू। अरे तराजू देखा क्या आपने? जैसे मार्केट में जब आप जाते हैं सब्जी वगैरह खरीदने, तो तराजू की आपको जरूरत पड़ती होगी सब्जी तोलने के लिए, देखी होगी ना तराजू। अरे ऐसी कुछ तराजू होती है, हाँ? और जैसे डायग्राम बनेगा वैसे आप बोलोगे सबकी, हाँ सर ये तो देखा है हमने, एक पल्ला ये हो गया और एक पल्ला ये हो गया, है ना। किराना दुकान वगैरह होती है उसमें भी ये तराजू होती है, मतलब कोई भी सामान जहाँ पर तोला जाता है और यहाँ पर एक कांटा होता है, एक कांटा यहाँ होता है, एक कांटा यहाँ होता है। जब भी दोनों कांटे एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि दोनों पल्ले पर वजन जो है वो बराबर है, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं। तराजू का काम ही है समीकरण बनाना। समीकरण बनाना मतलब समान कर देना है, यानी कि बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर कर देना। कुल मिला के ये जब दोनों कांटे बराबर हो जाते हैं ना, एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, तो बराबरी का चिन्ह लग जाता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होते हैं, दोनों पर बराबर बराबर वजन होता है। तो यही तो समीकरण है भाई, तराजू ही समीकरण है। अब देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूं। अगर ये मेरी उम्र है कितनी x और मेरे बेटे की उम्र है y, ध्यान से समझना आप, मेरी उम्र है x और मेरे बेटे की उम्र है y वर्ष है और मेरी 100 वर्ष है। अगर मान लिया जाए मैं अपने बेटे से डबल उम्र का हूं, तो मैं दोनों के बीच में बराबरी का चिन्ह लगाना चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि दो का गुना किस में करेंगे, x में करेंगे कि y में करेंगे? आप क्या सोच रहे हैं? x में। फिर से और एक बार, मैं यहां पर मेरी उम्र है 100 वर्ष, मेरे बेटे की उम्र है y वर्ष। मैं हूं, अच्छा वजन के हिसाब से समझो, तराजू वाली बात कर रहा है। मैं मेरे बेटे से डबल वजन का हूं, मेरा x किलोग्राम है वजन और मेरे बेटे का y किलोग्राम है। मैं इसकी अपेक्षा डबल उम्र का हूं, तो दो का गुना किस में करेंगे? डबल, दो गुना। तो दो का गुना किस में करेंगे? x में करेंगे कि y में करेंगे? तो y में करेंगे। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये अभी ये सब चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, ये तराजू वराजू की है। आप सोच रहे होगे कि सर तराजू कहाँ से ले आया आपने पढ़ाई के बीच में, है? अभी देखना इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इस बात को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, देखना मेरा किलो है, मेरा वजन है 50 किलो। कितना? 50 किलो। मैं तराजू के इस पल्ले पर बैठा हूं और मेरे बेटे का वजन है 25 किलो। कितना? 25 किलो। मैं दोनों के बीच में बराबरी का चिन्ह लगाना चाह रहा हूं। कहने का मतलब मैं इधर बैठा हूं, मेरा बेटा इधर बैठा है, तो मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों इक्वल दिख जाए। तो क्या करना पड़ेगा? मेरे बेटे की अपेक्षा मैं डबल हूं, तो
इधर वजन बढ़ाना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। देखो ना, 25 दूनी 50, अब 50 और 50 बराबर हो गया कि नहीं? तो जो छोटा है उधर वजन बढ़ाना पड़ेगा। यही तो समीकरण का खेल है। केवल इतनी सी बात समझ ली आपने, और डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत है चैप्टर की, इसको और विस्तार पूर्वक बताऊंगा तराजू से, तो और बातें क्लियर हो जाएगी। तो इतनी बातें आप नोट कर लो भाई, ठीक है। पहले तो चैप्टर का जो नाम है उसकी मीनिंग लिखो आप कि ये क्या होता है और ऐसा होता है। अब ध्यान से समझना, हमारे क्या दैनिक जीवन में इसका उपयोग है? हाँ बिल्कुल है। दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मान लिया जाए कि आप गए मार्केट, आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि पापा मुझे कुछ पेन खरीदना है और कुछ पेंसिल खरीदना है। तो आपके पापा ने बोला कि अच्छा एक काम करो, तुम तो ये 500 का नोट है मेरे पास में, चिल्लर तो है नहीं, तो ये 500 का नोट रखो और मार्केट जाओ और ख़रीद के ले आओ। तो आपने क्या किया, मार्केट में गए, स्टेशनरी की दुकान पर गए, कापी पुस्तक की दुकान पर गए और उससे बोला कि भाई साहब मुझे कुछ पेन खरीदना है और कुछ पेंसिल खरीदना है। दुकानदार ने बोला कि कितने पेन और कितने पेंसिल खरीदना है भाई आपको? तो आपने बोला कि मुझे 3 पेन खरीदना है और 2 पेंसिल खरीदना है, ठीक है। तो दुकानदार ने बोला कि अच्छा ये 40 रुपये के हो गए भाई। कितने के हो गए? 40 रुपये के हो गए। मुझे एक बात बताइए कि दुकानदार ने कैसा कैलकुलेशन किया होगा? क्यों, कैसा कैलकुलेशन किया होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। अरे एक पेन का जो मूल्य है, एक पेन का जो भी मूल्य होगा उसका इसमें गुना किया होगा ना, 3 पेन खरीदे तो, हाँ किया होगा ना। तो वो पेन का मूल्य नहीं मालूम ना आपको, पेन का मूल्य नहीं मालूम, वो दुकानदार को मालूम है। तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, एक से मान लेता हूँ। 100 रुपये का पेन है एक पेन अगर 100 रुपये का है तो 3 पेन कितने के हो गए? 3 100 के हो गए। और एक पेंसिल जो है ना, एक पेंसिल का भी कुछ मूल्य है और वो कितना है? Y रुपये है। कितना है? Y रुपये है। एक पेन का मूल्य 100 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य Y रुपये। तो दुकानदार ने क्या किया होगा, जितना भी एक पेंसिल का मूल्य है उसका इसमें गुना कर दिया होगा। 2 पेंसिल खरीदी ना आपने और दोनों को जोड़ दिया होगा, और जोड़ने के बाद ही तो इतना आया होगा ना, उसने कैलकुलेटर से किया होगा खटाखट। अच्छा, आपने क्या किया, पेन और पेंसिल तो खरीद के ले आए 40 रुपये की और बाकी अपने पेरेंट्स को पैसे वापस कर दिए। आपको नहीं मालूम कि पेन का मूल्य कितना था और पेंसिल का। आपने तो दुकान वाले पर भरोसा किया, 40 रुपये मांगे, आप 40 रुपये देके आ गए दुकान वाले को। अगली बार जब गए दुकान में, अगली बार आपको फिर ज़रूरत पड़ी, आपने पेरेंट्स से फिर पैसे लिए और फिर दुकान पर गए। आपने दुकानदार से बोला कि भाई साहब मुझे अब 5 पेन चाहिए। कितने पेन चाहिए? 5 पेन चाहिए और 4 पेंसिल चाहिए। 4 क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए। तो पेन का मूल्य कितना था? 100 रुपये था। तो दुकानदार क्या करेगा, 100 का इसमें गुना कर देगा। और पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य 4 Y रुपये था और आप 4 पेंसिल खरीद रहे, तो 4 गुणित Y, जितना भी कैलकुलेशन होगा दोनों को प्लस कर देंगे। और फिर प्लस करने के बाद में पता चला कि ये 70 रुपये का हो गया। दुकानदार ने आपने पूछा कि कितने का हो गया भाई साहब? तो उसने बोला 70 रुपये का हो गया। आप 70 रुपये पे करके घर आ गए वापस। बात को ध्यान से समझना, 2 बार की कहानी हो गई। अभी भी आपको पेन और पेंसिल का मूल्य नहीं मालूम। मालूम है क्या? नहीं मालूम। आपने पूछा ही नहीं दुकानदार से, यही तो गलती की आपने। अच्छा, अब तीसरी बार जब आपको जरूरत पड़ी फिर पेन और पेंसिल की, आपने फिर अपने पेरेंट्स से बोला पापा मुझे पैसे दो, मुझे फिर पेन और पेंसिल खरीदना है। तो आपके पापा ने आपसे पूछा कि भाई कितने पेन खरीदना है, कितनी पेंसिल खरीदना है? तो आपने बोला कि मुझे 2 पेन खरीदना है और 5 पेंसिल खरीदना है। तो आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि कितने के हो गए वो, एग्जैक्ट बताओ, तुम 2 बार खरीद के ले आए हो हैं, अब कितने का होगा? मैं एग्जैक्ट, मेरे पास में चेंज है, मैं एग्जैक्ट पैसे दे रहा हूँ तुमको।
तो आपने बोला पेरेंट्स से कि मैंने तो पूछा ही नहीं दुकानदार से, तो इतने में तो पिटाई लग गई फिर, हैं? अरे पिटाई लग गई कि भाई जब तुम दुकान पर गए पूछे दुकानदार से, कहीं अगर उसने ज़्यादा पैसे ले लिए होंगे तो, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ा है अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और इसको हल करते आता है आपको, तो आप अभी ये दोनों स्थितियों के बेस पर पेन और पेंसिल का मूल्य बता सकते हो। कई बच्चों ने तो ऐसी कैलकुलेशन कर लिया होगा, अच्छा ये ऐसा ऐसा है तो x का मान 10 आएगा, y का मान बिना हल किए ऐसी अंदाजा लगा दिया कि x का मान 10 रुपये होगा और y का मान 5 रुपये होगा, तो बराबर देखो ना, 10 तिया 30 और 5 दूनी 10 तो 40 हो गया, 50 और 20 70 हो गया। तो मतलब ऐसा अनुमान लगा लिया होगा। लेकिन ये तो बड़ा आसान सा समीकरण बने, बिल्कुल आसान से समीकरण बन गए, इसलिए हमने अंदाजा लगा लिया। जब इस चैप्टर में कई सारी सिचुएशन जब ऐसी आएगी तो आप इतने आसानी से आप अनुमान नहीं लगा सकते कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो फिर अब नहीं मालूम तो क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने की विधि को समझना पड़ेगा कि भैया इसको हल कैसे किया जाता है। तो इसको हल करने की हमारे पास में कुछ विधियां हैं, इसको हल करने की हमारे पास में विधियां हैं, हल करने की विधियां, ठीक है। और वो जो विधियां है वही चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जब हम ये सारी मेथड समझ लेंगे ना, चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, और जो अभी समस्या बनी थी कि भैया एक पेन का मूल्य बताओ, एक पेंसिल का मूल्य बताओ, ये भी हमें आ जाएगा। और हम हमारे दैनिक जीवन में कई जगह इसका उपयोग, मैंने तो अभी एक छोटा सा उदाहरण बताया, ऐसे इसी में बुक में ही आपको बहुत सारे आपके दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसको हल करने की क्या विधियां है, तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो आलेख विधि, आलेख विधि, आलेख विधि समझ गए होगे आप, जिसको ग्राफिकल मेथड बोला जाता है, ग्राफिकल मेथड। तो एक तो हमें क्या करना है, आलेख विधि पढ़ना है, ग्राफ विधि पढ़ना है, और दूसरी क्या पढ़ना है, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधियां। ठीक है। अब वो एक नहीं है, ये कई सारी विधियां होती है। बीजगणित की क्या है, कई सारी विधियां होती है, बहुत सारी विधियां है, लेकिन सारी विधियां नहीं पढ़ना है आपको। 10th क्लास में कुछ लिमिटेड मेथड पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि जब आप 11th 12th में जाएंगे वहाँ पर भी इससे रिलेटेड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। एक मेथड तो हम 12th क्लास में भी सीखते हैं, है ना, मैट्रिक्स विधि, मैट्रिक्स से भी हम इसको हल कर सकते हैं। कॉलेज में भी पढ़ते हैं, है ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस एक चैप्टर होता है, एक बुक ही होती है पूरी, उसमें वही विधियाँ, बहुत सारी विधियाँ है। तो हम क्या है, बीजगणितीय विधियों में जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है उन विधियों पर बात करते केवल हमें विलोपन विधि पढ़ना है, विलोपन विधि, और इसके साथ साथ में प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और इसी के साथ में एक और विधि थी, है ना, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। मैंने क्यों बोला कि थी बोला ना मैंने, वो इसलिए बोला क्योंकि ये पहले आपके सिलेबस में थी, अब हटा दी गई है। तो आपको अभी पढ़ना है ये केवल दो विधियाँ बीजगणितीय विधियों में, और एक विधि पढ़ना है आलेख विधि। आलेख विधि थोड़ी सी लेंदी है, आपको सारी विधि आना चाहिए, विलोपन भी आना चाहिए, प्रतिस्थापन भी आना चाहिए, और आलेख विधि भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। कई बच्चे बोलते हैं सर मैं तो एक विधि पढ़ लेता हूँ, एक विधि समझ लेता हूँ, और आप किसी भी विधि से करो आंसर एक जैसा ही आएगा। तो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो एक विधि पढ़ लेता हूँ और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसी विधि से कर लूँगा,
ऐसा नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट विधि का नाम दिया जाता कई बार कि आपको विलोपन से ही करना है या प्रतिस्थापन से करना है या आलेख विधि से करना है, ऐसा क्लियर बोला जाता है। फिर तो फंस गए ना आप। ठीक है, तो आसान काम है, मतलब ऐसा टफ नहीं है। एक एक करके बात करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हम आलेख विधि, आलेख विधि। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहली जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो आलेख विधि पर आधारित है। अब आलेख विधि के बारे में जो हम बात पढ़ने वाले हैं, इस बात को जरा ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आता है और बड़ा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना? और वो पहले नोट कर लो आप ये सारी बातें। नोट्स बनते हुए जाना चाहिए। दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स आपके खुद हाथ से बने वाले नोट्स, ये बात याद रखना। मेरा जो टाइटल है, दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स आपके हाथ से बने वाले नोट्स हैं। मतलब जितना अच्छा आप अपने अपने नोट्स बनाओगे, उतने अच्छे दुनिया के किसी के भी नोट से नहीं हो सकते, मेरे भी नहीं हो सकते। ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि जब आप खुद नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स क्या करना है, नोट्स होते क्या है भाई, जो चीज़ें मैं यहाँ पर समझाते जा रहा हूँ उसको आप नोट करते हुए जाएंगे और प्रॉपर तरीके से नोट करते जाएंगे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हाईलाइट करेंगे, बराबर डब्बे में लिखेंगे। हैं, जो मैं और ज़्यादा बोलता हूँ कि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो वहाँ पर और ज़्यादा हाईलाइट करना है। एक कलर, दो कलर के पेन से बनाओ, दूसरे कलर से बना लो। और जब आप अपने हाथ से बने वाले नोट्स का जब रिवीजन करोगे ना, वो जैसे मान लिया जाए नोट्स है और ये आपके हाथ के नोट्स है, और मान लिया जाए कोई बच्चा क्या करता है, दूसरे के नोट्स से पढ़ता है, ये दूसरे के नोट्स है। अगर ये दूसरे के नोट्स से अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसको अगर 2 घंटे लग रहे हैं रिवीजन करने में, तो आपके हाथ के जो नोट्स रहेंगे ना, आपने खुद ने बनाया है, वो आधे घंटे में ही रिवीजन कर लोगे आप इसका। आई बात समझ में? केवल आधे घंटे में। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज है, आपने लिखा है, आपकी राइटिंग है, आपने समझ के लिखा है, तो ये ज़्यादा बेहतर है दुनिया में। तो इसलिए ये बात याद रख लो कि नोट्स के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती है कि अरे यार तेरे को, तूने कहाँ से नोट्स लाए, तेरा तो परसेंट ज़्यादा बन जाएगा। अरे कुछ नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है आपके नोट्स। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक, इसका जो समीकरण होता है वो कैसा दिखाई देता है भाई? a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। मुझे एक बात बताइए, अभी तो कंफर्म नहीं बोल सकते, आपने 9th क्लास में भी रैखिक समीकरण पढ़ा है। उस आधार पर आप मुझे एक बात बताइए कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा और इसका भी ग्राफ बनाऊंगा, 2 समीकरण है, दोनों समीकरण का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ बनेगा कैसा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, रैखिक है ना, तो एक रेखा बनेगी। एक रेखा बनेगी इससे और दूसरी रेखा बनेगी इससे। कहने का मतलब एक रेखा बन गई ये और दूसरी रेखा बन गई ये, दूसरी रेखा बन गई ये वाली। अरे 2 रेखा बनेगी ना, और दोनों रेखा में क्या क्या हो सकता है? जब 2 रेखा बनेगी तो इन 2 रेखाओं में क्या क्या संभावनाएं हो सकती? हो सकता है कि एक रेखा बनी और दूसरी रेखा बनी तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। और क्या हो सकता है? हो सकता है कि मैंने एक रेखा बनाई और दूसरी रेखा बनाई, और पहली रेखा जहां से जा रही थी उसी के ऊपर से दूसरी रेखा चली गई। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ जरा, सोचो ना। अरे 2 रेखाएं हैं आपके पास में, मेरे पास में ये 2 रेखाएं, 2 रेखाओं को अगर साथ में रखना है तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि ऐसी रेखा है और इनको आगे बढ़ा दिया तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। हो सकता है कि एक रेखा जहां से गई वहीं से दूसरी रेखा चली जाएगी। हो सकता है कि एक रेखा जाए उसी के समांतर दूसरी रेखा चली जाए। एक रेखा
और इसी के समांतर दूसरी रेखा, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास में 3 स्थितियां बन सकती है। अगर किसी के दिमाग में, किसी के मन में और कोई क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो ये बताओ कि सर ऐसी भी तो रेखा हो सकती है। हाँ, ये आ सकता है कि सर आप तो बोल रहे कि ऐसी रेखा जा रही, ऐसी चली जाए तो हाँ हो सकता है। लेकिन ये 3 स्थितियों के अलावा 3 स्थितियां कौन सी है? दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कई सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ना, कई सारे बिंदुओं पर, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इनको भी और आगे बढ़ाते जाएंगे, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। या तो ये भी हो सकता है कि एक रेखा खींची और दूसरी उसके समांतर चली जाए और एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करे। तो हमारे पास कुल मिला के ये 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। यहां पर कितनी स्थितियां उत्पन्न होती है? 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। कब होती है ये? जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, आलेख बनाते हैं। किसका? इसका। जब हम आलेख बनाएंगे तो ये 3 स्थितियां उत्पन्न होगी। तो ये बन गई इसकी पहली स्थिति। अब जो बातें बताने वाला हूं मैं, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है? पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है। और ये मान के चलिए कि जितना भी मैंने बेसिक बताया, कई बार इस बेसिक में से आपको 2 तो एमसीक्यू ही मिल जाएंगे और एक तो पक्का ही है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो पक्का है। जो मैं जितनी भी बातें अभी बता रहा हूं, गारंटी, कोई भी दुनिया का पेपर उठा लो, जितना मैं आप यहां पर बताते जा रहा हूं उसमें से एक क्वेश्चन आना तय है एग्जाम में। और बड़ा क्वेश्चन तो कई बार आता है कि इसका ग्राफ बनाओ, समीकरण दे दी जाएगी, ग्राफ बनाना, तो वो समझेंगे हम, है ना, पूरा डिटेल में समझेंगे उसको। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? एक बिंदु पर। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही उसका हल है। अगर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको ग्राफ पर दिखाएंगे दोनों रेखाओं को, इस बिंदु के जो निर्देशांक रहेंगे ना, वो कैसे रहेंगे? ज्यादा टेंशन नहीं लेना। वो जो निर्देशांक रहेंगे ना, वही उसका हल होगा। मतलब कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे तो एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल होगा। या इसी को अद्वितीय हल भी बोला जाता है। अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। एक और केवल एक हल भी बोला जाता। तो लैंग्वेज का ही फर्क है, मीनिंग सबकी एक जैसी होना चाहिए, है ना। केवल एक हल होगा। ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? एक के ऊपर से एक जा रही है लाइन, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अनंत, अरे कई सारे, इनफाइनाइट, गिने ही नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि ये तो आगे बढ़ाते जाएंगे दोनों रेखाओं को तो बढ़ते जाएगी और उस पर अनंत बिंदु रहेंगे। वैसे भी आपको मालूम है कि 2 बिंदुओं के बीच में अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड भी बनता है, वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। तो हम क्या बोलेंगे? अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल हो गए। कितने हल हो गए? अनंततः अनेक हल हो गए इसके। क्यों? क्योंकि अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। या कई हल हो गए, कई हल है। या अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल है। कुछ भी बोल दो, अनंततः अनेक हल बोल दो, या कई हल बोल दो, या अपरिमित रूप से अनेक हल बोल दो। तो बोलने का तरीका है। मैंने ये सारी चीजें इसलिए लिख दी ताकि कुछ भी बोला जाए आप समझ जाना। अरे अनेक वाली बात हर जगह मिलेगी। देखिए अनेक, अनेक वाली हल, कई हल, यानी कि अनेक हल।
मुझे एक बात बताइए कि दोनों रेखाएं रेल के पटरी की जैसी है, कितना भी बढ़ा लो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, और जब मिलेगी नहीं तो दोनों का कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या? कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा इसका। आ गया समझ में? चलिए ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलो आप। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है? ये कई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है और ये समांतर है। मुझे एक बात बताओ कि ग्राफ बनाने में माथापच्ची कितनी है मालूम है ना? ऐसे दो समीकरण दिए जाएंगे, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। जब दो समीकरण के ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि ग्राफ ऐसा बन रहा कि ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि बिना ग्राफ बनाए ही आपको पता चल जाए कि ग्राफ कैसा बनने वाला है? क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ऐसी दो समीकरण हैं जिनके हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद में ये बताना है कि ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा। बिना ग्राफ बनाए आप बता सकते हो कि ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, और वो कैसे? बड़ा सिंपल सा काम है। बड़ा सिंपल सा काम है। यहाँ से मैं एक से को हटा देता हूँ, यहाँ से y को हटा देता हूँ, और जो बचा है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो बचा है उसको यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर भी लिख देता हूँ। आगे बात समझ में? मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। उदाहरण अभी पहले ये समझ ले, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? A1 को A2 से डिवाइड करना है, B1 को B2 से डिवाइड करना है, C1 को C2 से डिवाइड करना है। आई बात समझ में? नहीं आया ना समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखना फिर से और एक बार। आपको क्या करना है, जैसे मान लिया जाए अभी आगे चल के हमें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन मिल गया 2x + 3y = 7 और 5x - 4y = 11। ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है? अब आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल सा काम। आपको क्या करना है? इसको 1 से के जो गुणांक है ना, 2 को 5 से भाग देना है। किसको? 2 को 5 से। इसको इससे विभाजित करना है, इसको इससे विभाजित करना है। चिन्ह सहित लिखेंगे 3/4 और 7/11, 7/11 ऐसा विभाजित करना है। ऐसा, बस इतनी सी बात बताई मैंने अभी तक। अगर मान लिया जाए कि ये दोनों बराबर नहीं है, कौन कौन? ये वाले दोनों बराबर नहीं है, तो ये गारंटी है कि ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ये बाद वाला बराबर रहे या ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि C1 C2 बराबर है या नहीं भी है, हो सकता है C1 C2 इसके बराबर है या नहीं भी है। कुल मिला के ये दोनों मान अगर बराबर रहेंगे तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ये गारंटी है। आई बात समझ में? अब देखना, अगर मान लिया जाए कि इसका मान तीनों के तीनों मान बराबर है, जैसे ऐसा करेंगे जिससे कैंसिल हो रहा कैंसिल करेंगे, ऐसा अगर रहेगा तो हमेशा याद रहे कि एक दूसरे के ऊपर से ही ऐसी लाइन जाएगी, उसके अनंततः अनेक हल होंगे। और यदि मान लिया जाए ये और ये दोनों कैसे बराबर है और ये बाद वाला बराबर नहीं है, तो ये गारंटी है कि ऐसे ही रेखाएं इसकी जाने वाली है। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान काम है। मैं अभी फिर से उदाहरण के साथ में बताऊंगा। जब भी ऐसी रेखाएं जाती है तो इसको बोला जाता है संगत। क्या बोला जाता है? संगत।
और प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। अरे जैसा है वैसा ही बोलना है ना, ये प्रतिच्छेदी है ना भाई, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, संगत है, साथ साथ में है, एक बार तो मिल रहे। संगत किसको बोलते हैं? अरे थोड़ा सा सोचो ना, कंसिस्टेंसी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। संगत यानी कंसिस्टेंसी, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मुझे एक बात बताइए कि प्रतिच्छेदी रेखा है, संगत किसको बोलते हैं? जो साथ साथ में रहता है, चाहे एक बार साथ में रहे चाहे 1000 बार रहे। दो दोस्त है, संगत रहते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, मिलेगी नहीं एक दूसरे से, तो उसको संगत बोल रहे हैं। और ये तो साथ साथ में ही रहते भाई, तो ये भी तो संगत हुई ना। ये क्या है? संगत है, ये भी संगत है, लेकिन कैसी संगत है? संपाती है, संपाती। संपाती का मतलब साथ साथ में रहने वाली। कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये हो गया कोइंसिडेंट, ये हो गया कोइंसिडेंट यानी संपाती, और ये संगत का मतलब हो गया कंसिस्टेंसी। और ये वाली, ये तो एक दूसरे से मिल ही नहीं रही, चाहे कितना भी बड़ा लो, रेल के पटरी के जैसी है, तो इसको बोलेंगे हम असंगत, असंगत। और कैसी है? समांतर रेखा है, समांतर। कैसी रेखा है? दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर रेखाएं है। आया समझ में? हल कब कब निकलेगा इसके? हल कब कब निकलेंगे? जब ऐसा रहेगा, दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी तो एक हल आएगा, और उस हल को हमें ज्ञात करना है। जब ये अनंततः अनेक हल है तो केवल ऐसा लिख के छोड़ देना है उसको। भैया बहुत सारे हल है यार, हम कितने हल बताए इसके, कई सारे हल है, तो इसको यहीं पर छोड़ देना है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे इसका कोई हल ही नहीं है, और हल ही नहीं है तो काय के लिए हल करना है, फिर ऐसा लिख के छोड़ देंगे हम। ठीक है? अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कई सारे क्वेश्चन। अच्छा सुनो, इस टेबल को मतलब प्रॉपर रूल के बनाना है आप, हैं? ऐसी लाइनें खींचना, ऐसी लाइनें खींचना इसमें, ठीक है? और अब मैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखना, मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूँ और मुझे बताना कि ये प्रश्न जो है वो कैसे है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 3y = 11, 6x प्लस माइनस या प्लस लिख देता हूँ 9y = 7। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 5x + 10y = 7 और 2x + 5y = 9। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2x - 3y = 4, 4x - 6y = 8। ये तीसरा क्वेश्चन है। आपसे बोला जाएगा कि अच्छा बताओ ये प्रश्न जो है वो संपाती है या नहीं है। इसके आधार पर बन गया संपाती है या नहीं है। आपसे बोला जाएगा कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है इनमें ये बताइए कि ये संगत है या असंगत है। जो संगत है उसको संगत बोलना है, असंगत है तो उसको असंगत बोलना है। केवल इतनी सी बात पूछेंगे। या तो आपसे बोला जाएगा कि अच्छा ये बताओ कि ये इसका एक अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंततः अनेक हल है। इनमें से कोई बात बताओ। अरे ऐसा होगा तो भी ये होगा, ऐसा होगा तो भी ये होगा, ऐसा होगा तो भी ये होगा, ऐसा होगा तो ये है, ऐसा होगा तो ये है, ऐसा होगा तो ये है। टेबल सबसे काम का। अब देखिए मैं चेक करता हूं। बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही सिंपल। आपको क्या करना है, x के गुणांक को इधर लिख देना है, इनको दोनों को। क्या? 2/6 मतलब किसको लिखा मैंने? a1/a2।
एक से एक के गुणांकों को, और b1 बाय b2 y के गुणांकों को लिखना है। 3/6, 3/9 है ना। और फिर c1 बाय c2 इसको लिखना है, इसको लिख दिया। फिर इसको चिन्ह सहित लिखना है, अगर चिन्ह धन का है तो धन में लिखना है, ऋण है तो ऋण में लिखना है। कितना सिंपल काम है। अगर ये किसी से कैंसिल होते तो कैंसिल भी करना है आपको। 2 1 2, 2 3 6, तो कितना बचा 1/3। 3 1 3, 3 3 9, कितना बचा 1/3। और ये कितना है 11/7। मुझे एक बात बताओ कि ये वाला मान और ये वाला मान एक जैसा है क्या? हाँ या ना बोल दो जल्दी। हाँ एक जैसा है ना। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये वाला। लेकिन c1 बाई c2 जो है ना, न तो इसके बराबर है नहीं इसके बराबर है। तो क्या ये वाला केस हुआ क्या? हाँ हुआ। अगर आपसे बोला है कि ये संगत है या असंगत है, तो आपको बोलना है कि ये असंगत है। केवल इतनी बात बताने के बाद में बता दिया हमने कि ये वाला जो है वो क्या है, असंगत है। आपसे बोला है कि ये समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर ऐसा पूछा जाए तो ये क्या समांतर रेखा है, ऐसा बोल देना है। जबरन की अपनी होशियारी नहीं दिखाना है कि एक चीज़ पूछिए और आप सारी चीज़ें कहानी लिखते जा रहे हैं। जो चीज़ पूछिए वो बताओ। ये असंगत है क्या? हाँ असंगत है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई ना, दोनों बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता। ये दोनों बराबर हो गए और तीसरा बराबर नहीं है। तो पहला प्रश्न जो है वो क्या है, असंगत है। अगर असंगत पूछा जाए तो संगत है कि असंगत है? असंगत है। आपसे बोला जाए प्रतिच्छेदी है कि समांतर है या संपाती है, तो समांतर है। आपसे पूछा जाए कि इसके कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होगा। ये लिखा हुआ है समझ में। केवल इतने आधार पर हमने बता दिया। ऐसा हो गया ना, ये वाला ऐसा हो गया ना। हाँ ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन। क्या करना है, एक से एक से के गुणांकों को लिखना है। उसको बोला जाता है a1 बाई a2, 5 डिवाइडेड बाय 2। फिर y के गुणांकों को लिखना है, चिन्ह सहित लिखना है। धन को तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5। और c1 बाय c2 को लिखना 7 डिवाइडेड बाय 9। अगर किसी से कैंसिल हो रहे तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा है ये तो जैसे कि वैसे ही है। 5/2 और 5 का 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 2/1, या 2 भी लिख सकते हैं इसको। और 7/9। मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। अरे एक जैसे दिख रहे क्या? दोनों अलग अलग चीजें है ना, इक्वल नहीं है। मतलब ऐसा केस बन गया ना, फिर ये इक्वल हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा केस बन गया तो आप क्या बोलोगे, संगत है या असंगत है बोलेंगे तो आप बोलोगे संगत है। आपसे बोला जाएगा प्रतिच्छेदी है या ये है, तो आप बोलोगे प्रतिच्छेदी है। आपसे बोला जाएगा कितने हल है, तो आप बोलोगे केवल एक ही हल है या अद्वितीय हल है। कितना इजी काम है। हाँ बिल्कुल इजी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। इतने ही आसान क्वेश्चन है। 2/4, ऋण 3/6 और 4/8 चिन्ह सहित लिखना है। मैंने बताया आपको ये क्या है, 2/4 या ऋण 3/6 और यहाँ पर क्या है 4/8। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना बच गया आपके पास 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, 1/2। 3 का 3, 3 दूनी 6, ऋण से भी ऋण कैंसिल, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है। क्या तीनों एक जैसे है क्या? हाँ तीनों के मान तो एक जैसे ही आए। हाँ एक जैसे ही तो आए। मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये कहाँ पर है? ये यहाँ है। मतलब संपाती हो गए, संगत हो गए और संपाती हो गए। संगत पूछा जाए कि संगत है कि असंगत है, संगत बताना है। संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है, तो संपाती है बोलना है। ये वर्ड को याद रखना है। कितने हल हो गए ये पूछा जाए तो अनंततः अनेक हल हो गए, या अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए, या कई हल हो गए। जो लिखना है वो लिख। तो हमारे लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला टेबल ही पूरा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। अब
इतना पूरा रिवीजन करना है, इतने पूरे नोट्स बनाना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से सिस्टम से अगर चलते हैं तो कहीं पर भी इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप पिक्चर की तरह देखते हैं इसको, देखिए एक नाम सुना होगा आपने माचिस, और जिसका रोज उपयोग करते हैं। क्या माचिस काम की है कि बेकार है? ये अरे ये उपयोगी है कि अनुपयोगी है? तो डिपेंड करेगा कि इसका उपयोग कैसे कर रहे हो आप। भाई इसी वीडियो से, इसी कोर्स से बच्चों ने 100 में से 100 नंबर लाए जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती थी। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं, बेसिक ही नहीं किया कवर, उनको चाहिए 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, तो फिर वही है, पास होने के लाले पड़ेंगे। माचिस एक ऐसी चीज है, इसका अगर उपयोग करोगे, ऐसे सोशल मीडिया भी है, माचिस की तरह है सोशल मीडिया। अगर इसका सही उपयोग करोगे तो ये खाना भी बना देगी, आग जला के खाना बना देगी। और इसका सदुपयोग करेगी तो ये किसी का घर भी जला देगी, नुकसान भी करेगी, है? आग लगा देगी और घर जला देगी, नुकसान भी कर सकती है, फायदा भी कर सकती है। तो आपका उपयोग है सोशल मीडिया, जो है सोशल मीडिया भी सेम ऐसा है। इसका सही अगर उपयोग कर लिया ना तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, और अगर दुरुपयोग किया तो फिर उतने ही नीचे भी आ जाओगे, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी बहुत खतरनाक है और फायदा भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको 100% कवर करना है, पूरी चीज़ों का रिवीजन कर लिया होगा। ये जो मैंने टेबल बनाया है यहाँ पर इतनी मेहनत से, इस टेबल को आपने अच्छे से बनाया होगा। अच्छे से का मतलब प्रॉपर रूल के बनाया होगा ना। क्यों बनाया कि नहीं बनाया? ऐसा प्रॉपर रूल के बनाया होगा ऐसा। और इसको फिर प्रैक्टिस भी की होगी, और नहीं की होगी तो करना है भाई इसकी प्रैक्टिस। ऐसा बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर रूल के बनाओ, और ऐसा नहीं कि नोट से ही बनाते जा रहे हैं, उसके रिवीजन भी करना है, और रिवीजन करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना है। बस इतना सा तो काम है, इतना छोटा सा काम बता रहा हूँ मैं आपको, जिसके बेस पर आप 100% कवर कर सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसा प्रॉपर रूल के बनाओ, साफ़ सुथरा लिखो, साफ़ सुथरे नोट्स बनाओ। अभी तो मैंने छोटा कर दिया है ना, जब बड़ा था तब नोट किया होगा आपने। तो चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में, और क्वेश्चन करेंगे हम, इसके एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।